नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर संभागायुक्त ने किया कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का निरीक्षण। विभाग के क्लर्क को नोटिस, मरीजों से की बातचीत। रेल लाइन परियोजनाओं को पूरा करने पर भारतीय रेलवे का जोर। गोंदिया से बल्लारशाह तक लाइन होगी डबलिंग, रेल परिचालन होगा सुगम। 2 बच्चों के बाप ने किया किशोरी के साथ अनाचार, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तारी से बचने आरोपी निगल गया बोतल का ढक्कन। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां हुई पूरी, जगह जगह होगा हनुमान चालीसा का पाठ। भोग भंडारे का होगा वितरण, मंदिरों में की गई विशेष व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेख एवं पंजियों के रखरखाव में पाई गई छोटी मोटी कमियों को 1 सप्ताह में अपडेट करने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय की खाद्य शाखा की सहायक वर्ग 2 भारती सिंह को कैश बुक एवं सेवा पुस्तिका अपूर्ण रखने पर शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री कावरे ने लगभग 1 घंटे तक जिला कार्यालय का विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पूर्व में किए गए निरीक्षण टिप एवं इनके पालन प्रतिवेदन की जानकारी ली। जिला कार्यालय में प्रमुख रूप से उन्होंने कलेक्टर न्यायालय, नाजर शाखा, वित्त शाखा, रिकॉर्ड रूम, खाद्य शाखा, खनिज शाखा एवं कोषालय शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान प्रमुख रूप से सेवा पुस्तिका, कैश बुक, बिल बुक, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, भर्ती आदि कार्यों के फाइल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उन्होंने अर्थदंड की वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। कावरे ने खाद्य शाखा में धान खरीदी के बाद इसके निपटारे की प्रगति की जानकारी ली। धान मिलान की प्रगति अत्यंत कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे जल्दी पूर्ण करने को कहा। उज्ज्वला गैस एवं राशन कार्ड की जानकारी भी ली। सेवा पुस्तिका एवं कैश बुक के अपूर्ण रखने पर सहायक वर्ग 2 भारती सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आज कलेक्ट्रेट जिला अस्पताल निरीक्षण किया गया। यहाँ अलग अलग शाखाओं में जो टीम बनी है उसमें जो भी कमियां हैं उसके बारे में बताया गया। रीडर शाखा है, कोषालय है, खनिज शाखा है, खाद्य शाखा है, सारे इन शाखाओं का निरीक्षण किया गया है। जो भी कमियां हैं उसको 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। श्री कावरे ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं और जरूरतों की सिविल सर्जन से जानकारी ली। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से बातचीत की और मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों से आत्मीयता पूर्वक चर्चा करते हुए जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं दी। निरीक्षण के दौरान सवेरे 10 बजे तक डेंटल एवं ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों एवं उनके सहयोगी स्टाफ के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की एवं इसकी खबर लेने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने जिला अस्पताल में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र भी देखे। फिलहाल 19 कुपोषित बच्चों की भी भर्ती का देखरेख की जा रही है। उन्होंने बच्चों की माताओं से चर्चा कर यहां दिए गए सलाह के अनुरूप बच्चों का लालन पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने मरीजों के लिए बन रहे भोजन का भी रसोई घर में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अस्पताल में रोज मरीजों के चादर बदले जा रहे हैं। हर दिन अलग अलग रंग के चादर निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती स्थानीय तेलीपारा निवासी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला का तत्काल वयवंदन आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल में संधारित विभिन्न मदों की पंजी, सेवा पुस्तिका, बिल पंजी आदि का अवलोकन किया और बचे हुए कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करने की मोहलत दी। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत केसला में चावल घोटाला का मामला सामने आया है, जहां कई बार शिकायतों के बाद भी मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर वर्तमान सरपंच ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है। ग्राम पंचायत केसला के पीडीएस दुकान में लाखों का चावल घोटाला का मामला सामने आया है। लगातार शिकायत के बाद भी खाद्य विभाग के अधिकारी इस मामले में मौन हैं, तो ग्रामीणों ने भी इस समस्या को लेकर सरपंच अंबिका यादव के साथ कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है। बता दें कि जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत केसला का मामला है, जहां 2021 से 2022 में पूरे 1 माह के चावल के गमन का मामला सामने आया था, जिसमें कई बार शिकायत की गई, मगर मामले में अधिकारी खानापूर्ति की कार्रवाई कर मामले को दबाते नजर आए। लगभग 3 वर्ष गुजर गए, लेकिन ग्राम पंचायत केसला के ग्रामीणों को अभी तक पूरे 1 माह का चावल नहीं मिल पाया है।
जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ऐसे में गांव वालों की समस्या को लेकर सरपंच अंबिका यादव ने पूरे गांव वालों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में खाद्य विभाग और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मामले जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई। नमस्ते, मैं अंबिका यादव ग्राम केसला से। हमारे ग्राम पंचायत में चावल का जो घोटाला हुआ है उसके विषय में 2021-2022 के घोटाला है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं। उनसे निवेदन है कि जो घोटाला हुआ है उसमें कार्रवाई करें। कि हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 2021-22 से चावल वितरण में संलिप्तता पाई गई है और 1 माह का पूर्व हम लोग का चावल जो वितरण है वो 1 माह पीछे चल रही है। कलेक्टर से अनुरोध है कि इस चावल में जो गड़बड़ी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें और समस्त ग्रामवासी को न्याय दिलाएं। दूसरी तरफ मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी बयान देने से बचते नजर आए, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि चावल की परत आफरी में सभी की सहभागिता है। ऐसे में आप ज्ञापन सौंप जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस दिशा में कठोर कार्रवाई होगी और हितग्राहियों को उनके हक का चावल मिल पाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर एससीएल के सेवानिवृत्त अधिकारी और बंगाल के प्रतिष्ठित कवि एवं लेखक शुभांकित कर साहित्य जगत में एक चर्चित नाम बन चुके हैं। उनकी लेखनी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही है। वे कविता और लेखन को एक सशक्त माध्यम मानते हैं, जिसके जरिए वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कविताओं का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को उजागर करना है। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकारों की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हैं और जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी कविताएं बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखी जाती है, जिससे उनका साहित्य एक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचता है। वैषम्य हम नहीं चाहते, भेदभाव नहीं चाहता है। जो सामाजिक आर्थिक भेदभाव चल रहा है अभी भी, स्वाधीनता के इतना साल बादों में भी ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। आदमी से आदमी जो भेदभाव वो भी होना नहीं चाहिए। हम लोग भारतवासी है, एक है सब, और हम अपने को आनंद में रखेंगे कैसे ना, दूसरों जब आनंद में रखेंगे तभी हम आनंद में रहेंगे। दूसरा का घर ठीक रहेगा तब मेरा घर ठीक रहेगा। ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए हम इतना सब लिखते हैं। कोई किसी का मन में लग जाए तो उसमें हमारा काम में आ जाएगा। कैसे खत्म होगा ये भेदभाव? वो जो बोला, हम जो लिखते हैं, लिखा पढ़ने के बाद किसी का मन में लग जाएगा जय दादा सही लिखा है, तो अंतर से चेंज हो जाएगा। अंतर से चेंज होगा तो वो भी कोशिश करेगा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, है ना। आपने कहा कि मोदी को मैं सलूट करता हूँ, तो महंगाई पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, महंगाई तो खाली हमारा सरकार जो है, सरकार का हाथ पे नहीं है। ये पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बाजार अर्थनीति है, मार्केट डिपेंडेंट है। अभी वर्ल्ड वाइड ऐसा चल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया से बल्लार शाह के बीच डबलिंग रेल परियोजना की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। स्कूल योजना के पूर्ण होने से रेल परिचालन के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेल परिचालन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लगातार नए ट्रैक बिछाने के साथ नई रेल लाइन की भी स्वीकृति प्रदान कर रहा है, जिससे सभी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क को पहुंचने और उन क्षेत्रों के विकास में सहभागी बन सके। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुंबई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया से बल्लार शाह तक डबलिंग रेल लाइन परियोजना के संबंध में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कुल 4,819 करोड़ रुपए की लागत से 240 किलोमीटर डबलिंग रेल लाइन का निर्माण यहां किया जा रहा है। इस पूरे डबलिंग कार्य में कुल 29 स्टेशन आएंगे। मौजूदा समय में यहां 19 स्टेशन मौजूद है, जो बढ़कर अब 29 हो जाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ से साउथ को जोड़ने का यह सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। तो इसके अंतर्गत 36 बड़े पुल, 338 छोटे पुल, लगभग 67 अंदर बाईपास आएंगे। इस प्रोजेक्ट से विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट मौजूदा समय में गतिमान हैं, जिसमें बुलेट ट्रेन,
फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशन विकास की लगभग 1,73,804 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वहीं इस वर्ष महाराष्ट्र को रेल बजट में 23,778 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो पिछली यूपीए सरकार की तुलना में 20 गुना ज्यादा है। इसके अलावा महाराष्ट्र को नई IICT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की भी सुविधा प्रदान की गई है। मौजूदा समय में भारत देश में कुल 1300 स्टेशनों का रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। तो वहीं अकेले महाराष्ट्र में कुल 132 स्टेशनों में रीमॉडलिंग का काम तेजी से गतिमान है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में महाराष्ट्र के 15 स्टेशन आते हैं, जिन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन से गढ़चिरौली तक एक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। यह सब परियोजना आगामी 2030 तक पूर्ण हो जाएंगे। मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। बहुत अच्छा महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। CSMT कुर्ला के 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना। जैसा आप सभी ने अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र से सुना, ऑलरेडी एक सिंगल लाइन वहाँ एग्जिस्ट करती है, उसको डबल लाइन बनाने का प्रोजेक्ट आज स्वीकृत हुआ है। और ये प्रोजेक्ट में कुछ हमारी जो स्टेशंस हैं 17 स्टेशन अभी हैं और बाकी 11 पैसेंजर हाल्ट हैं, इनको अपग्रेड करके 29 स्टेशन हो जाएंगी। और ये कार्य लगभग 4,819 करोड़ रुपए का है और जिसका रूट किलोमीटर 240 किलोमीटर है और टोटल ट्रैक की लंबाई 268 किलोमीटर है। मेरा अपना जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जो COC इसका एग्जीक्यूशन करेंगे उनसे मेरी बात हुई है, लगभग आपको 5 साल लगेगा, मान के चले मार्च 2030 के आसपास ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग नागझीरा अभयारण्य और नवागांव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा। वहीं इस परियोजना के पूर्ण होने से रेलवे को हर वर्ष 62 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत होगी, जो 2.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यह परियोजना पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यटन व क्षेत्रीय विकास के साथ साथ स्वच्छ और कुशल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर से झारसुगड़ा तक चौथी रेल लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। इसे लेकर 11 से 23 अप्रैल तक रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 36 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों में साप्ताहिक ट्रेनों के अलावा कई प्रमुख ट्रेनें भी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतें होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेलवे के CPRO ने बताया कि क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के परिचालन में तकरीबन 5 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य में यह समय बढ़कर 15 से 20 मिनट का हो जाता है, जिसकी वजह से कार्य करने में विलंब होता है। यही वजह है कि इन ट्रेनों के रद्द किया गया है। लेकिन रेल लाइन विस्तार से आने वाले समय में जहां रेल परिचालन को मदद मिलेगी, तो वहीं ट्रेनों के विलंब से चलने की समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा समय में गर्मियों की छुट्टियां भी लग चुकी है। ऐसे में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसे में यात्री भी अब मांग कर रहे हैं कि इन ट्रेनों को कम से कम गर्मियों की छुट्टी के दौरान यथावत रखें, जिससे उन्हें आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो झारसुगड़ा से नागपुर 4th लाइन बन रही है, इसमें अभी कोतरलिया के लिए यार्ड मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। ये जो 2 स्टेशन के बीच में जो 4th लाइन बनती है, उसको स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए ये काम होता है। इस काम के दौरान जो हमारा इंटरलॉकिंग होता है वो वर्क नहीं करता है, तो उसके वजह से जो नॉर्मल वर्किंग है उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है। जैसे कि हम लोग प्रेसिडेंस नहीं दे सकते, स्पीड रेस्ट्रिक्शन आता है, 15 और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, और उसमें अलग अलग और भी इश्यूज़ है। इसके वजह से नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। नॉर्मली अगर ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन उस स्टेशन से जाने में 4 से 5 मिनट लेती है, तो यार्ड मॉडिफिकेशन के टाइम में उसको 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसके वजह से नॉर्मल वर्किंग में इशू आते हैं। और अभी हमारे यहाँ सेम वर्क कोतरलिया में 4th लाइन जोड़ने के लिए हो रहा है। ये सारे वर्क कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो हमारा बिलासपुर से झारसुगड़ा वाला सेक्शन है, इसमें जो
गाड़ियाँ अभी जो रुक रुक के चलती है या कोई इश्यूज़ है ये नहीं होगा और यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से गाड़ियाँ पंक्चुअल चलेगी और फ्यूचर में नई गाड़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ये वर्क को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ गाड़ियाँ कैंसिल हुई है। ये 11 से 23 के बीच में हुई है और इसमें भी ये ध्यान रखा गया है कि एक डेस्टिनेशन की तरफ की सारी गाड़ियाँ कैंसिल ना हो, अल्टरनेट गाड़ी अवेलेबल हो। और ऑन एन एवरेज देखेंगे तो डेली 7 से 8 गाड़ियाँ ही कैंसिल है और बाकी गाड़ियाँ अवेलेबल है। बिलासपुर में गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तपती दोपहर, चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग की लपटें आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय लोगों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसी बीच शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल भी राहगीरों की परेशानी को और बढ़ा रही हैं। 1.5 से 2 मिनट तक रेड लाइट पर खड़े रहना, वो भी बिना किसी छांव के, लोगों को बेहाल कर रहा है। दोपहर के समय हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों के चेहरे पर पसीने की धाराएं साफ नजर आती है। साइकिल सवार तपती सड़कों पर खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करते दिखाई देते हैं, जबकि ऑटो रिक्शा में बैठे यात्री भी गर्मी से छटपटाते नजर आते हैं। ऐसे में सिग्नल पर रुकना लोगों के लिए सिर्फ एक यातायात नियम नहीं, बल्कि एक बड़ी मानसिक और शारीरिक पीड़ा बन गया है। पिछले वर्ष जब स्थिति कुछ ऐसी ही बनी थी, तब प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सभी ट्रैफिक सिग्नलों को अस्थायी रूप से बंद कर मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया था। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिला था। न रुकना पड़ा, न तपती धूप में ज्यादा देर खड़े रहना पड़ा। परंतु इस बार अब तक ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे लोगों में नाराजगी और निराशा दोनों है। राहगीरों और शहरवासियों की मांग है कि इस बार भी प्रशासन को पिछली बार की तरह तत्काल निर्णय लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह बंद नहीं किए जा सकते हैं तो कम से कम उनके टाइमिंग को घटाकर 30 से 40 सेकंड तक कर दिया जाए। वर्तमान में अधिकांश सिग्नलों पर रेड लाइट का समय 100 सेकंड या उससे अधिक है, जो इस मौसम में अत्यधिक पीड़ादायक साबित हो रहा है। धूप में तो इससे बहुत परेशानी, गर्मी बहुत बढ़ गए है। सिग्नल के टाइम थोड़ा कम करना चाहिए और चाय पानी और पिए की व्यवस्था भी रखना चाहिए। एज में ट्रैफिक की व्यवस्था बढ़िया करना चाहिए। सिग्नल के टाइम लगाए थोड़ा कम करना चाहिए, जिसमें आदमी लगाए धूप में ज्यादा रहना नहीं चाहिए। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर पूरे शहर में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे जाने का प्रयास जारी है। और जहां तक की गर्मी के सवाल है, तो तेज धूप में जो टेम्परेचर बढ़ रही है, उस टेम्परेचर का एहसास पूरे डिपार्टमेंट को है और शीघ्र ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाएगी उसके अनुसार हमारे द्वारा सिग्नल के जो टाइमिंग है उसको सीमित करने का प्रयास किया जाएगा। और अत्यधिक अगर तेज धूप पड़ती है तो उस स्थिति में कई जगह सिग्नल को बंद भी की जा सकती है। परंतु आम नागरिकों से निवेदन है कि तेज धूप भले ही है, लेकिन यातायात एक चुनौती है और यातायात नियमों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अति आवश्यक है। अतः आप लोगों को सहूलियत दी भी जाएगी और साथ ही साथ सिग्नल के जो टाइमिंग है उसको मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा। सभी परिस्थितियों में आपको यातायात नियमों का पालन करना जरूरी। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट कहना है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और प्रशासन को इसके मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था में संशोधन करना ही चाहिए। केवल नियम लागू करना पर्याप्त नहीं है। हालात को समझते हुए जनता को राहत देना भी प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिलासपुर की ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन इस बार भी पिछली बार की तरह संवेदनशीलता दिखाएगा? क्या दोपहर के इस भयानक तापमान में ट्रैफिक सिग्नलों को लेकर कोई राहत भरा निर्णय आएगा, या फिर इस बार भी आम जन को तपते सूरज के नीचे गर्म हवा के थपेड़े सहते हुए लाल बत्ती पर खड़े रहना पड़ेगा? शहर की निगाहें अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। निर्णय जल्द आया तो राहत भी जल्द मिलेगी, नहीं तो गर्मी की यह अग्नि परीक्षा और भी कड़ी हो जाएगी। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। नूतन कॉलोनी चौक सरकंडा स्थित शासकीय कन्या शाला के सामने 23 मार्च से बालक बालिका और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए क्लास प्रारंभ की गई है, जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के गुण के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में 5 साल से लेकर सभी उम्र के बालक बालिका महिलाएं प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को आत्मरक्षा के गुण के साथ आत्मनिर्भर बनाना है और अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलाना है, जिससे हमारे जिले में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल का प्रतियोगिता खेलकर यह सभी खिलाड़ी शहर और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सके। अब ये ताइक्वांडो जो सीख रहे बच्चे लोग बहुत अच्छा है उनके लिए। अब अभी के समय में हर बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। उस हिसाब से अभी जो सीख रहे हैं ताइक्वांडो, तो बच्चे लोग के लिए अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और आगे चल के जो जॉब मिलेगा, करियर उनका बनेगा, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है उसके लिए। अब गवर्नमेंट एक से एक बेनिफिट प्लेटफॉर्म दे रही है बच्चे लोग को,
तो ये सब धीरे धीरे सीढ़ियाँ बनती है, उसके माध्यम से बच्चे और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उन्नति करते हैं। उसके लिए 1-2 महीने से कर रहे हैं प्रशिक्षण। ताइक्वांडो कितना अच्छा है बच्चों लोग? बहुत अच्छा है। और भी बच्चे कितने बच्चे आते हैं यहाँ? यहाँ भी 21 आते हैं। अभी और कितने दिन तक चलेगा? अभी रेगुलर चलेगा पूरा दिन। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर अभी स्मार्ट सिटी का रूप लेता जा रहा है। ऐसे में शहर के चौक चौराहों पर हुए अतिक्रमण प्रशासन के लिए सर दर्द का कारण बना हुआ है। बिलासपुर शहर के विकास के साथ अतिक्रमण भी शहर के लिए बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। लगातार कार्रवाई के बाद भी इस दिशा में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इसे हटाने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण अमला अब युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। शहर के पुराना बस स्टैंड, सनीचरी बाजार, बुधवारी बाजार, गोल बाजार, गांधी चौक समेत आसपास के मुख्य चौक चौराहा से अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम आयोग का कहना है कि लगातार कार्रवाई से अतिक्रमण कार्यों में कहीं न कहीं भय की स्थिति उत्पन्न होगी और वे नियम के साथ अपने व्यवसाय का संचालन करेंगे। इसमें शहर में जो फुटपाथ बनाए गए थे, जो रोड हैं, उस पर लगातार देखा जाता है कि कई बार शाम में ठेला लग जाते हैं, कुछ अन्य तरह की गाड़ियां लग जाती हैं, जिस कारण रोड अवरुद्ध हो जाता है, ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बनी रहती है। तो लगातार इसमें नगर निगम की जो अतिक्रमण शाखा है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारा मेन एम ये है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो स्मूथ रहे और कहीं भी लोगों को ट्रैफिक में अनावश्यक वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़े। लंबे समय से अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि कार्रवाई के बाद फिर से कुछ दिनों में वही स्थिति नजर आ जाती है, जिससे नगर निगम का यह अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है वह दर्शाता है कि अब नगर निगम इस दिशा में सख्त है और नियम विरोध फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों को अब निगम शक्ति से निपटने की दिशा में काम कर रहा है। अब देखना यह है कि नगर निगम के इस युद्ध स्तर अभियान को सफलता मिलती है या वही पुरानी व्यवस्था शहर में कायम रहती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, अब लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।